हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो मैं हूं अभिषेक गौरव और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हो गया इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। यानी इस पूरे टॉपिक के दौरान हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में डील करने वाले हैं, समझने वाले उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, मतलब यही सब डील करने वाले हैं। स्टैटिक चार्ज के बारे में डील करेंगे। आते हैं अब चार्ज पे। चार्ज होता क्या है? तो चार्ज का बेसिक सा डिफिनीशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी यह किसी भी पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट को दिखाता है या दर्शाता है। तो ये हो गया चार्ज। अब चार्ज में आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक वगैरह हैं वो देखते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या है तो उसको देखते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यानी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो किसी भी मतलब क्वांटिटी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक स्केलर हो गया, दूसरा वेक्टर। आई होप आप जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा इसका रिव्यू दे देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी वह होता है, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। तो अब मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार। जैसे अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो मास हो गया। मास में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी उसमें कितना क्वांटिटी है, उसका क्या क्वांटिटी है वो हम लोग मैग्नीट्यूड बताता है उसका। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर अभी हम यहाँ पे हैं, मतलब इसको अगर ओरिजिन मानते हैं और यहाँ से ईस्ट में समथिंग 5 मीटर या 10 मीटर के आसपास, मतलब 10 मीटर ईस्ट में मूव करते हैं, तो अगर हमें इसके रेफरेंस में अगर बताना हो, इस पॉइंट के रेफरेंस में, मतलब यहाँ पे जब मैं पहुँच चुका हूँ तो इस पॉइंट के रेफरेंस में मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर इस पॉइंट के रेफरेंस में देखूँ तो मैं 10 मीटर इस पॉइंट से ईस्ट में हूँ। यानी अगर किसी को बताना हो तो मैं बताऊँगा 10 मीटर ईस्ट। यानी इसमें मैग्नीट्यूड इसका तो हो ही गया कि 10 मीटर, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर है। दूसरा डायरेक्शन भी कि इस पॉइंट के रेफरेंस में मैं ईस्ट में हूँ। तो इस केस में हो गया इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो कि है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वही देखे तो सिर्फ मैं बोलूँगा 10 kg। ऐसा थोड़ी बोलते हैं 10 kg नीचे की तरफ या 10 kg ऊपर की तरफ, मतलब मास है तो 10 kg ही होगा सिर्फ। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस हो गया। और चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट्स ऐसा यूनिट इज़ कूलम्ब। यानी इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब है। अब कूलम्ब देखते हैं एक बार। तो अब जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले आप 10th में पढ़े होंगे कि चार्ज जो होता है, सॉरी, करंट जो होता है, करंट इज इक्वल्स टू किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो करंट होता है। मतलब कोई सा भी क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, उसमें से जो भी पर यूनिट टाइम में चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, वही हमारा करंट होता है। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम लिखते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। यानी अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू मल्टीप्लाइड बाई मतलब टाइम। ये हो गया अपना चार्ज। तो अब अगर चार्ज का डिफिनीसन देखें, चार्ज का डिफिनीसन मतलब डिफिनीसन नहीं, चार्ज जो हो गया उसका
SI यूनिट कूलम्ब होता है। तो अब अगर इसका कूलम्ब जो हुआ SI यूनिट वो बराबर होगा एम्पियर सेकेंड के, क्योंकि करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का सेकेंड, यानी चार्ज का SI यूनिट एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, वही कूलम्ब के बराबर होता है। अब अगर हमें 1 कूलम्ब का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो, 1 कूलम्ब होता क्या है, तो 1 कूलम्ब अगर देखें, 1 कूलम्ब होता है अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करे 1 सेकेंड टाइम तक, तो वो हो जाएगा यानी 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो उस केस में जो नेट चार्ज फ्लो किया होगा उस क्रॉस सेक्शन से वो 1 कूलम्ब के बराबर होगा। यानी किसी क्रॉस सेक्शन से अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराते हैं, तो जो चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया होगा वो 1 कूलम्ब के बराबर होगा। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड हो गया यहाँ से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखें तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मतलब ये 2 तरह के होते हैं, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव क्यों? पॉजिटिव और निगेटिव इनके मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, इनके नेचर को बताते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन बताते हैं, यानी पॉजिटिव अगर बोल दिए तो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है चार्ज, और निगेटिव बोल दिए तो निगेटिव एक्स में या फिर निगेटिव वाई में रखा हुआ मूव कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, ये इनके नेचर को बताता है पॉजिटिव और निगेटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया चार्ज ऑन एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेंगे, और उसी के कारण प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इस केस में इसमें समथिंग कुछ 2 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब इस केस में अगर देखें तो होगा क्या, 2 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। अब वही ये दूसरा केस रहता है जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गया, तो उस केस में ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण ही होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन का अगर चार्ज देखें तो होता है +1 के बराबर, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए +1 के बराबर है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो -1 के बराबर होगा, जहाँ पे E का वैल्यू जो होता है, E एक कांस्टेंट है, यहाँ पे E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर कोई पूछे कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, तो होगा +1 के बराबर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए प्लस, और 1 के बराबर इस पे चार्ज मौजूद होता है, 1 यानी 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सिमिलरली अगर देखें 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो माइनस, चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो -1E यानी -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये हो गया एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, लाइक और अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ। तो लाइक चार्ज कहने का मतलब हुआ कि सेम नेचर के चार्जेस हों, जो भी हम चार्ज रखे हुए हैं, मतलब मेरे पास जो भी चार्ज मौजूद है उनका नेचर सेम हो, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर एक निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव ही होगा। तो अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, यानी अगर दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। अब लाइक का मतलब ये भी हुआ कि अगर हमारे पास 2 निगेटिव चार्ज भी हैं तो इनका भी नेचर सेम ही है निगेटिव चार्ज का, तो सिमिलर नेचर के चार्ज है तो इसमें भी रिपल्सन ही होगा। लेकिन अगर 2 चार्ज मौजूद है हमारे पास जिनका नेचर डिफरेंट हो, यानी अनलाइक चार्जेस हो,
तो उनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। यानी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इस केस में अट्रैक्शन यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा, यानी अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, डोमिनेंट भी नहीं मतलब अट्रैक्शन ही होगा। तो ये हो गया अपना, लाइक चार्जेस होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो चूँकि इसके पहले थोड़ी देर पहले अभी हम लोग पढ़े कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगा। तो अब हमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ से हम डायरेक्ट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर n1 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, यानी ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट और इस पे n1 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या n1 है और n2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n2 है। तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो इस प्रोटॉन के कारण जो भी चार्ज होगा प्लस जो इस इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा। तो अब अगर प्रोटॉन्स के कारण, अब चूँकि ऑब्वियस है ये n1 और n2 दोनों पॉजिटिव ही होंगे, पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि अगर नंबर है मतलब प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर हमारे पास है तो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो अब इस प्रोटॉन के कारण जो भी इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा इस प्रोटॉन के कारण वो कैलकुलेट करते हैं। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1e और हमारे पास यहाँ पे n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो अगर इससे n1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ओवरऑल जो प्रोटॉन्स इसमें मौजूद हैं उनके कारण, जो प्रोटॉन्स के कारण ओवरऑल चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे होगा वो हो जाएगा +n1 × e, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद n1 + n1e के बराबर आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर चार्ज इस पे देखिए इस ऑब्जेक्ट पे, तो चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1e इंटू टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n2, तो ये हो गया -n2e, ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे। तो अगर ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करें तो इस प्रोटॉन के कारण प्लस इस इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इस प्रोटॉन के कारण जो चार्ज है वो +n1e माइनस इस इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज -n2e, ये हो गया ओवरऑल नेट चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जहाँ पे n1 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है और n2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मास इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज, यानी अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो वहाँ पे ज़रूरी है कि मास होगा ही, मतलब मास मौजूद होगा। तो यानी अगर हमारे पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे मास ज़रूर होगा, उस चार्ज ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। लेकिन बट चार्ज इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास कुछ मास दिया हो तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट होगा ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मे बी वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है। तो इसको इस तरह से कुछ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, यानी 3 अगर प्रोटॉन्स है इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस केस में पॉजिटिवली चार्ज होगा, हैविंग चार्ज +1e। क्यों? क्योंकि 3 प्रोटॉन्स है तो 3 प्रोटॉन के कारण चार्ज +3e और 3 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज -2e, तो ओवरऑल चार्ज इस केस में +1e। तो इस केस में +1e ओवरऑल चार्ज हो गया इस ऑब्जेक्ट पे। अब इस ऑब्जेक्ट पे +1e चार्ज हो गया, अगर इसका मास कैलकुलेट करें तो इस मतलब प्रोटॉन्स के कारण मास प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण मास प्लस जो समथिंग न्यूट्रॉन्स वगैरह भी मौजूद होंगे उनके कारण भी कुछ मास होगा इसका। लेकिन अभी अगर हम देख लें तो मतलब डोमिनेट सिर्फ इसी को मानते हैं, मास में इस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही डोमिनेशन होगा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ही अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। मास में तो और भी जो भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम मानते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनका ही कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इस मास ऑफ इस ऑब्जेक्ट का मास इस केस में देखें तो 3 × मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 3 प्रोटॉन्स है तो 3 × मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, +2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट का मास तो है ही यहाँ पे, 3 × मास ऑफ प्रोटॉन +2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन अगर हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है
तो इस केस में हमें मतलब पता क्या चला कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो मास तो होना ज़रूरी है, मास तो होगा ही। अगर ये ओवरऑल अगर ऑब्जेक्ट देखें तो +1 ही से चार्ज पार्टिकल है या चार्ज ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में। तो अब अगर इसका मास कैलकुलेट करें तो मास इसका भी, चूँकि हम लोग डोमिनेंट मतलब जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही देख रहे हैं, मतलब उन्हीं का मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही मास होते हैं, और भी जो भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे उसमें उन सभी पार्टिकल्स के कारण होगा, न्यूट्रॉन वगैरह भी हो गए। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखें यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी इस केस में होगा वो होगा 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस केस में भी मास तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन अगर ओवरऑल चार्ज इस पर कैलकुलेट करें तो प्रोटॉन्स के कारण चार्ज +3 और इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज -3, यानी ओवरऑल चार्ज इसमें अगर देखें तो ओवरऑल चार्ज 0 के बराबर हो गया। यानी ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास तो है ही। तो यानी इससे यही पता चलता है कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, मतलब अगर हमारे चार्ज पार्टिकल है तो मास उससे एसोसिएटेड होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कुछ मास है तो वो चार्ज ही होगा हमेशा, वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मास इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज, यानी चार्ज अगर है तो मास होगा, बट मास इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बट चार्ज इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। लेकिन चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो हमेशा ही कंजर्व्ड होगा, बट टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल में नॉट बी कंजर्व्ड। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल कंजर्व ही हो। इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कहने का क्या अर्थ हुआ। तो आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, उसमें बाहरी इन्फ्लुएंस कुछ भी ना हो, यानी ना हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं ना कुछ पार्टिकल सप्लाई कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, बाहर से इसको एकदम आइसोलेट करके रखे हुए हैं, या और ना ही अंदर से कुछ बाहर एनर्जी जा सकता है या ना ही कोई पार्टिकल वगैरह भी जा सकता है। मतलब इसको सराउंडिंग से एकदम ही आइसोलेट करके रखे हैं, इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम हुआ कि बाहर से ना कुछ अंदर आ सकता है ना ही अंदर से कुछ बाहर जा सकता है, चाहे वो एनर्जी हो या पार्टिकल हो, कुछ भी। तो अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अब आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि 3 पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसमें एक पे चार्ज +2 ही है, दूसरा +3 ही है और तीसरा -2 ही है। हमारे पास 3 पार्टिकल मौजूद है इस आइसोलेटेड सिस्टम में। तो अगर इसका ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करें इस आइसोलेटेड सिस्टम का, तो ये हो गया +3 +2e -2e, यानी +3 +2e -2e, यानी ओवरऑल चार्ज +3 के बराबर हुआ इस केस में। अब अगर इसका ओवरऑल चार्ज देखें तो +3 के बराबर हुआ, और अगर नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल इस केस में देखें तो नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक ये भी चार्ज पार्टिकल है, दूसरा ये भी चार्ज है, तीसरा ये भी चार्ज पार्टिकल है, यानी नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल इस केस में 3 हो गया। तो अब देखिए ये जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान देना है, तो हम बाहर ही कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। अब ये +2e से चार्ज है, यानी इसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा है, यानी इसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसमें किसी तरह मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब चूँकि बाहर से तो प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं क्योंकि आइसोलेटेड है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले केस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए तभी तो यहाँ पे +2e चार्ज है। अब ये 2e चार्ज है, तो अब होगा क्या कि अगर हम बाहर से तो ठीक है नहीं सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यही अपना जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अगर इसको दे दे, किसी तरह ट्रांसफ़र करते, मतलब किसी भी मेथड के थ्रू, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है,
तो अगर ये इसको दे दे तो अब होगा क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी न्यूट्रल होने के लिए और इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही अपना 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा उसके बाद इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर हो जाएगा, यानी ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा इसको, तो उसके बाद क्या अपना सीन बन जाएगा, ये जो पार्टिकल है ये भी न्यूट्रल हो गया, दूसरा पार्टिकल ये भी न्यूट्रल हो गया, और ये तो खैर वैसा ही रहेगा, मतलब +3 के बराबर ही। तो अगर इसका ओवरऑल चार्ज मतलब आफ्टर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बाद देखें तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, +3, चूँकि इसका भी 0 इसका भी 0 लेकिन इसका +3 ही है। तो ओवरऑल चार्ज देखें तो आफ्टर ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बाद इस केस में +3 ही है, और बिफोर ट्रांसफ़र यानी इस केस में देखें तो इस केस में भी +3 ही था, यानी दोनों केस में ही टोटल चार्ज जो थे वो कंजर्व्ड है, मतलब +3 के बराबर ही है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करें तो बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 3 चार्ज पार्टिकल मौजूद थे, लेकिन अब आफ्टर चार्ज ट्रांसफ़र देखें तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो गया, अब मौजूद तो सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल है, बाकी 2 तो न्यूट्रल हो गए हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल 1 है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा ही कंजर्व्ड होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल भी कंजर्व ही रहे। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग मतलब बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो अब यहाँ पे है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जो भी होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसमें 3 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी इस केस में अगर देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज है विथ +1 ही चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसे निगेटिवली चार्ज करना चाहें या फिर न्यूट्रल करना चाहें या फिर मोर पॉजिटिवली चार्ज करना चाहें, तो ऐसा नहीं कि अगर हम इसको +2 ही चार्ज करना चाहते हैं तो एक प्रोटॉन बाहर से ऐड कर देंगे इसमें, ये नहीं होगा। प्रोटॉन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रोटॉन इसमें से ना निकाल सकते हैं बाहर, ना ही इसमें ऐड कर सकते हैं हम। अब होगा क्या, अगर चार्जिंग हो रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही होगा इस केस में। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से अगर हो रहा है तो क्या होगा कि अगर इसको हम फर्दर मोर पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, यानी +2 ही चार्ज के बराबर अगर करना चाहते हैं, तो हम किसी मेथड से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना ज़्यादा ईजी होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर किसी तरह निकाल दिए तो इस केस में भी 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो +2 ही चार्ज हो जाएगा। और अगर इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से प्रोटॉन को किसी तरह से निकाल देंगे, प्रोटॉन को तो हम किसी तरह निकाल नहीं सकते हैं अगर इसको न्यूट्रल नहीं करना चाहते हैं तो हम इस केस में करेंगे क्या कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही किसी तरह ऐड कर देंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इस केस में ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो भी चार्जिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसा पिछले केस में देखे, मतलब ट्रांसफ़र किए थे चार्ज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। 11th प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। मतलब चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। अब रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट कहने का क्या अर्थ हुआ वो देख लेते हैं एक बार। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसका चार्ज समथिंग +2 ही एज्यूम करते हैं फिर, और ये मूव कर रहा है x मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में। हमारे पास एक ऑब्जर्वर है A, ऑब्जर्वर A हो गया, जो कि सेम ही डायरेक्शन में y मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दूसरा ऑब्जर्वर है B, अब ऑब्जर्वर B अपोजिट डायरेक्शन में z मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और एक तीसरा ऑब्जर्वर है C, जो कि रेस्ट पे है 0 मीटर पर सेकेंड से, तो रेस्ट पे है। तो अब अगर देखें तो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट कहने का मतलब हुआ कि इन तीनों के लिए, मतलब ऑब्जर्वर A, ऑब्जर्वर B और ऑब्जर्वर C,
तीनों के लिए इसका मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड +2 ही दिखने वाला है या +2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये इसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है समथिंग x और y वेलोसिटी से। तो जैसा रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह में हम लोग करते थे, दोनों का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो उस केस में समथिंग 2 इंटू कुछ हो जाएगा, जो भी हो x - y टाइप कुछ। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए भी इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का +2 ही होगा, इसके लिए भी इसका मैग्नीट्यूड +2 ही होने वाला है, और इसके लिए भी इसका मैग्नीट्यूड +2 ही होने वाला है। तो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का यही मतलब हुआ कि मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा मतलब याद करने वाला है, इसको याद करके रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली। यानी कोई चार्ज है जो कि रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस केस में चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड है इसका ही कि ए चार्ज मतलब अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब EM वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वो प्रोड्यूस करेगा। तो तीन चीज़ क्या थी कि अगर यूनिफॉर्म, सबसे पहला अगर रेस्ट पे हो तब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। दूसरा यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो यानी यूनिफॉर्म मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो या फिर एक्सेलरेशन 0 हो, तीनों का एक ही मतलब हुआ। तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करने वाला है। और थर्ड कि अगर एक्सेलरेटेड हो तो उस केस में दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करेगा एज ए EM वेव, मतलब EM वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करेगा। तो एक बार फिर से मतलब एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था, पहला प्रॉपर्टी वो था चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है यानी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब, मतलब इसका SI यूनिट कूलम्ब है, जहाँ पे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से चार्ज करंट इनटू टाइम आ गया था, तो इस हिसाब से 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड आ गया था। थर्ड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यह 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी चार्ज ऑन एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी एक प्रोटॉन पे चार्ज +1 ही होगा और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 ही होगा, जहाँ पे E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। सिक्स प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी लाइक नेचर के चार्ज अगर होंगे यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो उस केस में रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक नेचर के चार्ज होंगे यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव उस केस में अट्रैक्शन हो जाएगा। सेवेंथ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर N1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 है तो नेट चार्ज जो होगा उस ऑब्जेक्ट पे वो +N1e -N2e के बराबर होगा। एट्थ प्रॉपर्टी था मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज बट चार्ज इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख चुके थे। नाइन्थ प्रॉपर्टी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में नॉट बी कंजर्व, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा ही कंजर्व होने वाला है लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं होगा, जैसा एग्जाम्पल में देखे थे। टेंथ चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 11th प्रॉपर्टी चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, मतलब चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड उसके मोशन पे डिपेंड नहीं करने वाला है, ना ही ऑब्जर्वर के मोशन पे, कोई भी चाहे कोई सा भी ऑब्जर्वर हो, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है रेस्ट पे हो, तो उन सभी ऑब्जर्वर के लिए नेट जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो सेम ही रहने वाला है। 12th प्रॉपर्टी था कि अगर कोई चार्ज है रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन 0 हो तो उस केस में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करने वाला है।
और थर्ड कि अगर एक्सेलरेटेड हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करने वाला है ईएम वेव्स के फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मतलब जो भी आपको जैसा भी वीडियो वगैरह क्या लगा, क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वगैरह भी है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।